सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला पिछले 1 महीने समझ लें या 2 महीने समझ लें, आप इतने दौरानी का टाइम उठा के देख लें, इसहाक डार साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा करके देख लें। इसहाक डार साहब जब भी गुफ्तगू करते थे तो ये कहते थे कि जनाब जियोपॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत को पूरा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें नवा इजलास या फिर आप कह लें कि नवी किस्त जो है वो IMF की जानिब से जारी नहीं की जा रही। हमने अपनी तरफ से तमाम इकदाम कर दिए। हमने देखने में आया कि जनाब जब डार साहब आए थे तो उस वक्त डॉलर शायद गालिबन 240-245 का था, फिर यकायक डॉलर जो है 285 तक भी चला गया। सबसे पहली शर्त IMF की ये थी कि जनाब आप ओपन मार्केट करेंसी और साथ साथ इंटरबैंक के रेट को इक्वली लेकर आए। फिर हमने देखा जनाब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, यानी डार साहब ने और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बजट इजलास से पहले काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमारी तरफ से शराइत मुकम्मल हो चुकी हैं, और डार साहब ने ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में बात बोली थी कि IMF पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहता है। अच्छा जी, अब यकायक ऐसा हो गया कि अब जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे स्टेट लेवल पे, या आप समझ लें कि पीछे आप लोअर लेवल पे जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उन मुज़ाकरात में कामयाबी निकल कर आ रही है। और उसमें कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि ये जो पाकिस्तान के पास मोहलत थी ना 30 तारीख की थी, उसके बाद ये प्रोग्राम एक्सपायर हो रहा है IMF के साथ, उससे पहले पाकिस्तान को किस्त मिल जाएगी। तो डार साहब पहले सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं? जब उन्होंने पहले कहा था कि IMF पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहता है, अगर वो चाहता है तो पिछले 7 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जनाब वो पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ने के मामलात को देख रहा है, और फिर IMF के साथ जितनी भी शराइत थी उसको मंजूर करने की पहले बात की गई, तो ये 215 अरब रुपए के जो इजाफी टैक्स लगाए गए, इंपोर्ट जो बंद हुई थी उसको यकायक खोल दिया गया है। ये तमाम चीजें क्यों की गई हैं? बजट पेश कर दिया गया तो उसके बावजूद फिर क्या हुआ? फिर जनाब कौमी असेंबली में दीगर मामलात भी हुए। नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन, इनके ऊपर सबसे बड़ी तलवार ये थी कि जनाब ये दोबारा कभी इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे, ये ताहयात नाअहली थी इनकी। नवाज शरीफ साहब का मामला सबके सामने है, जहांगीर तरीन साहब का सबसे मामले। अब जनाब आज बिल पेश किया गया और ताहयात नाअहली की सजा को 5 साल तक करने का बिल पेश किया गया, जो कि मंजूर कर लिया गया। अब देखने में आया कि जनाब नवाज शरीफ की वापसी की राहें भी हमवार हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। दुबई में एक अहम मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और यह मुलाकात होगी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान। अब इस मुलाकात के बाद रोड मैप तैयार किया जा रहा है, और असल खबर यह जनाब कि ये आने वाले वक्तों में नवाज शरीफ साहब शायद वतन वापस आ जाएंगे, यानी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन जनाब जो मैंने महंगाई के हवाले से बात आपको की थी, मईशत के हवाले से की थी, आवाज़े खल्क हमारा एक सेगमेंट होता है, वो जरा सुन लीजिए लोग क्या कहते हैं। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महंगाई करेंगे, लोग चोरी चकारी पे उतर आए, डाके मार रहे हैं, अवाम का तो खून इन्होंने चूस लिया है। जो लोग मजबूर हैं वो तो क्राइम के अलावा और क्या करेंगे? तो रोटी नहीं मिलेगी वो छीनेगा ही। 1500 रुपये का बिल आता था, अब 6500 रुपये का बिल आ रहा है। बिजली वही जल रही है, अब कहाँ से बर्दाश्त करेंगे? मजदूरी वही मिल रही है, तनख्वाह वही मिल रही है, सब कुछ वही है। पहले चीज़ 500 की थी, अब वो 1000 की हो गई, और हमारी पॉकेट मनी जो है वो क्या कहते हैं अब कम हो गई, बिकॉज महंगाई इतनी है, और क्या कहते हैं जो चीज़ हम लोग खरीदते थे अब वो और महंगी हो गई है। जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो गरीब कैसे गुजारा करेगा? बिजली के बिल भरेगा, या वो अपने घर का चूल्हा जलाएगा, या अपने बच्चों को फीस देगा? तो मेरा ख्याल है कि गरीब को तो मार देना चाहिए या गरीब को मर जाना चाहिए। बर्दाश्त तो बहुत दूर की बात है, कफन लेना लोगों को भारी पड़ रहा भाई। खाना तो छोड़ो, मरने के बाद का सोच रहा है बंदा, करें क्या इसका? जनाब आवाम की राय आपने मुलाहिजा की। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। फैयाज साहब अस्सलाम वालेकुम सर, गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर। सर ये बताइएगा, मैं महंगाई के हवाले से, अवाम की राय के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से बात करूंगा, लेकिन सर आज ये बिल पेश किया गया और इसमें जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब भी इनको फायदा होगा, जहांगीर खान तरीन साहब को भी फायदा होगा। आपकी राय क्या है इस सारे मामले में कि जो ताहयात नाअहली है उसको 5 साल तक मुकर्रर कर दिया गया? डू यू रियली थिंक ये सही हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले इस इशू के ऊपर जो गुफ्तगू होती थी उस वक्त पार्टी की क़यादत, पार्टी की लीडरशिप उस वक्त की और पार्टी की एफिलिएशन की एक पट्टी आंखों में बंदी होती थी, तो एक
पार्शल जनाब व्यू पॉइंट दिया जाता था। अच्छा, आज मेरे जना आंखों पे कोई पट्टी नहीं है, तो मैं बिल्कुल एक सियासी कारकुन की हैसियत से और एक न्यूट्रल किस्म की मैं आपको इसके ऊपर स्टेटमेंट दूंगा कि आप मुझे बताएं कि जहांगीर तरीन साहब की तो मैं एडवोकेसी शायद इस वजह से ना करूं कि मुझे कोई कहे कि यार ये अपने पार्टी लीडर को जरा डिफेंड कर रहा है, तो शायद इस वजह से कर रहा है। मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेता हूं। जी जी। क्या नवाज शरीफ साहब के साथ जो बिहेव किया गया वो इखलाकन और कानूनन दुरुस्त था? क्या 436 पनामा केस के अंदर 436 पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज वो डिस्क्लोज हुई थी पनामा में, और क्या उन 436 में से एक खानदान को और एक घर को चूज करके अगर आप उसको तख्ता मश्क बनाते हैं और फिर उसको सियासत से आउट करते हैं, क्या जो उन्होंने मान लिया कि उन्होंने जनाब छुपाया, जनाब कंसील किया जनाब अपनी प्रॉपर्टी के मामला, मुझे बताए पाकिस्तान का कौन सा सियासी लीडर और कौन सा आम पब्लिक में से भी बंदा नहीं है कि जो अपनी स्टेटमेंट जब जमा कराता है एफबीआर में तो 100% लोग, मैं आपको बड़ी क्लियर बता रहा हूं, वो चीजें कंसील करते हैं, वो छुपाते हैं, वो कम रेट बताते हैं। और ये जितने मर्जी लीडर आपको हर पॉलिटिकल पार्टी के नजर आएंगे, सारों का यही आलम है। तो क्या इस एक इशू के ऊपर आप एक फर्द की सियासत को ताहयात आप उसको नाहल करते, क्या ये कानून के और इखलाक के और एथिक्स के और पॉलिटिकल एथिक्स के मुताबिक था? अब अगर पार्लियामेंट ने इसके ऊपर डिसीजन लिया है तो जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट जो फैसला करती है बिल्कुल ठीक करती है। सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक फैसला करती है, ठीक है, दुरुस्त है फैयाज साहब। लेकिन फिर मैं ये समझूं कि इससे पहले फैयाज साहब जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली के हवाले से गुफ्तगू किया करते थे, वो इस वजह से जो आपने गुफ्तगू का आगाज किया कि भाई एक पट्टी होती थी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या फिर किसी सियासी जमात से वाबस्तगी की, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है। लेकिन एज अ सियासी कारकुन आप समझते हैं कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन होने की हैसियत से जो आपने बयान दिए वो गलत हो सकते हैं नवाज शरीफ, मैं प्रिसाइजली नवाज शरीफ साहब की बात बिल्कुल जनाब, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि माजी के अंदर इस इशू के ऊपर, बीसियों इश्यूज के ऊपर जो हम स्टेटमेंट देते रहे बिल्कुल वो अनएथिकल थे। और इस इशू के ऊपर मैंने आपको क्लियर बता दिया, मैं दावे से कहता हूं कि पीटीआई के पार्टी चेयरमैन की आप वेल्थ स्टेटमेंट एफबीआर की निकलवा लें पिछले 25 साल की, और अगर इसी तरीके से उसकी रेक्टिफिकेशन की जाए जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की गई थी, तो आपको हर साल की एफबीआर की रिपोर्ट और रिटर्न के ऊपर बीसियों इस किस्म की जनाब आपको झोल मिल जाएंगे, बीसियों इस किस्म की जनाब डिस्क्रिपेंसीज मिल जाएंगी कि जो आपकी नवाज शरीफ साहब पे निकली थी और उसकी बुनियाद पे आपने उसको नाहल कर दिया था। तो मैं ये कहता हूं कि ये ताहयात जो नाहल किया गया था, इसकी बुनियादी वजह क्या थी ये भी सुन लें। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा आगे बढ़ के जो सी पैक के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था और सी पैक का प्रोजेक्ट साइन किया था, बुनियादी तौर पे आलमी ताकतें उनको सबक सिखाना चाहती थी। अच्छा, उस सबक सिखाने के लिए 436 में से सिर्फ एक फर्द को चूज किया गया, उसको तख्ता मश्क और उसको सियासी फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। बाकी सारे के सारे वैसे के वैसे, सारे के सारे, उसमें पीटीआई के भी कुछ लोग शामिल थे, ठीक है ना, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल थे 436 में, उनमें से किसी को नहीं पकड़ा। इनको सिर्फ सी पैक के हवाले से आउट ऑफ द वे स्ट्रगल करने, कोशिश कर रहे हैं, उसको साइन करने के हवाले से, उस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में लाने के हवाले से जो इन्होंने ज्यादा तेजी दिखाई थी उसकी सजा दी गई। ठीक है सर, बात दुरुस्त हो गई। लेकिन सर आपकी दूसरे सवाल के जवाब से मैं अगर थोड़ा सा अखज़ करूं ना, आप इस्तेहकाम में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लीग नून की तरफ आपका झुकाव, और एक तो अगर सीपैक इज अ गेम चेंजर सर, ये गेम चेंजर, अगर नवाज शरीफ साहब, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये किया है पाकिस्तान के लिए, तो फिर तो आपको नून लीग ज्वाइन करनी चाहिए सर। नहीं, ये कोई एक वजह नहीं होती ना। देखिए, मैं अब आप तसल्ली से, मैं न्यूट्रल अब सारी गुफ्तगू करूंगा, इम्पार्शियल करूंगा। बिल्कुल सर, ये कोई पार्शियल नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब तसल्ली से सुनिएगा। सीपैक का प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे सदर परवेज मुशर्रफ की जनाब क्रिएशन थी, उनका और चाइना की हुकूमत का, उनके दौरे हुकूमत। फिर वो कंसेप्ट लॉन्च हुआ परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, उस पे फिर आसिफ जरदारी साहब ने जो 8-10 दौरे किए थे चाइना के, उसमें उसकी नीति की तय की गई और सारे मामलात जो थे, कंसेप्ट थे, उनको मटेरियलाइज करने के हवाले से पेपर वर्क, फाइल वर्क, सारा उनके दौर में हुआ। फिर उसके बाद
नवाज शरीफ साहब का दौर आ गया। नवाज शरीफ साहब ने उसको अमल दरामद करवाने के हवाले से भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। सही है। तो ये आपका तकरीबन 10 से 12 साल का एक टेन्योर था जिसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने और उस वक्त जो जो पर्सनैलिटी जिस पार्टी की हुकूमत थी उन्होंने अपना अपना रोल इस पर प्ले किया। हाँ, पीटीआई का रोल ये था कि उस सीपैक के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए 2014 के धरने जनाब रख दिए गए। अच्छा। जब आपके चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था उसको रोकने के हवाले से अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश की। उसके हवाले से भी वक्त आने के ऊपर बहुत सी चीजें सामने आएंगी। तो इसमें पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और फिर नवाज शरीफ साहब का एक रोल था। नवाज शरीफ साहब का रोल क्योंकि उनकी हुकूमत में अमल दरामद के हवाले से आया था, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे एक्टिविटी और स्ट्रगल की और कोशिश की। उसकी सजा देने के लिए आलमी ताकतों ने उन्हें कहा कि चलो इनको पनामा की जनाब उस पर टाइट करके तो इनको जरा समझाया। दुरुस्त हो गया सर, फैयाज साहब दुरुस्त हो गया। अच्छा सर, ये इंसान को होता है, मैं अगर कोई गलती करूं तो हो सकता है मुझे 2 साल बाद उसका एहसास हो, उस वक्त मुझे गलती ना लगे, 2 साल 3 साल के बाद मुझे इस बात का एहसास हो कि मैंने गलती कर दी। 2014 में तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था और उसकी सबसे बड़ी वजह सीपैक को नुकसान पहुंचाना था, चाइनीज प्रेसिडेंट की दौरे को नुकसान पहुंचाना था। फैयाजुल हसन चौहान साहब को यह कब लगा कि जनाब ये सारा मामला जो तहरीक इंसाफ कर रही थी तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही थी, ये कब आपको एहसास हुआ? एक बात बड़ी क्लियर है, 2013 से लेकर 2023 तक इस पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी की सियासत रही, चाहे वो 4 हल्कों के जनाब रिगिंग के नाम पे हो, चाहे वो 2013 के इलेक्शन के रिगिंग के नाम पे हो, चाहे वो सानहा मॉडल टाउन जो करवाया गया, जिस तरीके ये बड़ी अंदर की बातें हैं। सियासत में हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। वो कुछ और रहा होता है सामने, पीछे से कुछ और हो रहा होता है। पब्लिक को समझ नहीं आती, पब्लिक को नजर नहीं आता कि कहानी हो क्या रही है। 2013 से लेके 2023 10 साल है जिसमें पनामा, जिसमें सानहा मॉडल टाउन, जिसमें आपके धरने, जिसमें ये सारी मारा मारी की सियासत, फसाद फिल अर्ज की सियासत, पाकिस्तान के अंदर हर वक्त मार धाड़ की सियासत, और उसमें बुनियादी वजह पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप, उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया और आपाधापी जो लगाई, उसका जो नुकसान पाकिस्तान ने भुगता है आज बहुत से लोगों को समझ आ चुका है। आने वाले वक्तों में बहुत सौ को समझ आ जाएगा, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया। आपने शुरू में इंट्रो दिया, अब तसल्ली से सुनिएगा। जी। आपने कहा महंगाई और IMF, आपको याद है कि IMF के साथ जो नया प्रोग्राम साइन किया था पीटीआई की हुकूमत ने, सारी दुनिया जानती है कि दुनिया का हर मुल्क जब भी IMF के साथ प्रोग्राम साइन करता है तो वो 100% IMF के साथ बंधा जाता है और उसकी शराइत और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से 0.001% भी वो वायलेट नहीं कर सकता इस प्रोग्राम के खत्म होने तक। ठीक है ना? अब हुआ क्या, जनवरी 2022 में पार्टी चेयरमैन को पता लग गया कि अब मेरी हुकूमत जा रही है। उन्होंने इंटेंशनली, पर्पसली, विलिंगली जनाब इस IMF के प्रोग्राम को सबूताज किया, पेट्रोल की कीमत सस्ती करके और 3 महीने के लिए जामद करके, स्टैटिक करके, जो कि सरीहन प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी थी। ठीक है। अब ये क्या था? ये बुनियादी तौर पे बारूदी सुरंग थी और इस पे भी इंटरनेशनल लेवल पे चीजें तय थी। इसहाक डार साहब ने अगर कोई बातें की है ना कि IMF नहीं चाहता, तो वो भी एक हद तक रियलिटी थी। IMF, इंटरनेशनल कम्युनिटी, मुल्क दुश्मन ताकतें, इधर से जनाब हमारे साबिक वजीर आजम का जनाब फैसले, वो प्रोग्राम को सबूताज करना, ये बुनियादी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से IMF ने बैकआउट किया। नई हुकूमत आई, वो बेचारी वैसी 12 पार्टियों का बलगुआ थी, नई हुकूमत को टिकने नहीं दिया। फिर उस IMF ने नई हुकूमत को अपनी उंगली पे नचाते हुए उससे वो फैसले कराए, टैक्सों में इजाफा, महंगाई में इजाफा, सब कुछ होता रहा। इधर से पार्टी चेयरमैन और PTI फसाद फिल अर्ज की सियासत शुरू की उसने, 1.25 साल वो आपाधापी, मारा मारी, छीना छप्पी, कत्लो गारतगिरी वो लगी रही। उधर से IMF डिले करते करते सिर्फ $125 करोड़ के लिए ये इतनी बड़ी गेम पाकिस्तान के साथ होती रही, जिसमें सारे इन्वॉल्व थे और उसमें पार्टी चेयरमैन प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व थे कि जिन्होंने फिर एक मौके पे आके आज से कुछ माह पहले इन्होंने अपने तैमूर झगड़ा वजीर खजाना KPK और वजीर खजाना मोहसिन लवारी पंजाब को प्रॉपर मेरे सामने
हम जूम मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे, इंस्ट्रक्शन दी गई कि IMF को प्रॉपर तरीके से इंटीमेट करो कि कतई पाकिस्तान के साथ आप अपना प्रोग्राम रिव्यू मत करो और रिन्यू मत करो और इनको कतई जाना ये कर्जा ना दो। क्या बातें करते हैं यार सुल्तान भाई, यहाँ पे बड़ी बड़ी। मैं तो फैयाज भाई मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि फैयाज साहब को इस बात का एहसास, आपने 35-75 तक की बात की, आपने 4 हल्कों की बात की, आपने ये तो 2014, मैं पूछ रहा हूँ सर आपको ये एहसास 9 मई से पहले हो चुका था, लेकिन आपने कहा 9 मई अब हो गई, इनफ इज इनफ, अब नहीं, या इससे पहले आपको अब पट्टी उतर गई ना। अच्छा अब डिसिप्लिन देखो, हर बंदे का एक मजाज है, मेरा एक मजाज है, मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ। जिस ग्रुप जिस खानदान जिस जनाब पार्टी के साथ आप कमिटेड है, आपने अच्छी बुरी उसकी हर चीज को बर्दाश्त करना होता है। अब एक पट्टी उतर गई तो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर ये सारे एनालिसिस दे रहा हूँ, हवाई बातें तो मैंने कोई नहीं की। सही है, बिल्कुल। मैंने थूक से पकौड़े तो नहीं तले आपके सामने, ना पानी से पकौड़े तले हैं। मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको एक एक चीज बताई है जो पब्लिक को नजर आ रही है कि हाँ ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये हुई है, ये इसी तरह हुई है। तैमूर झगड़ा ने खत लिखा IMF को कि मत कर्जा दे, मोहसिन लुगारी ने इनकार किया कि भाई मैं पाकिस्तानी हूं सबसे पहले, एक यही पहचान थी अपनी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी। मोहसिन लुगारी ने साबित किया, उसने इनकार किया कि मैं नहीं लिखूंगा, ये मुल्क से गद्दारी और बेवफाई है। पहले मुल्क है, पहले रियासत है, उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स और इक्तदार है। तो जनाब ये सारी चीजें हुई है ना। सही है, देखिए सारों ने। बिल्कुल फैयाज साहब, मैं आपकी बात को बिल्कुल दुरुस्त मान रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं, लेकिन सर एक पार्टी की पट्टी आपकी उतर गई है, दूसरी पार्टी में आप शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, अब भी आप न्यूट्रल सियासी कारकुन की हैसियत से अपने कायद अगर कुछ गलत करेंगे, पाकिस्तान के मफाद में नहीं करेंगे, तो यही फैयाजुल हसन चौहान होंगे मेरे प्रोग्राम में बैठ के, उनको भी एक्सपोज करेंगे। पहली चीज तो ये है कि जमीन आसमान का फर्क है जहांगीर तरीन साहब के और पार्टी चेयरमैन जो PTI के हैं, उनका एटीट्यूड, उनकी नज़रियत, उनकी जनाब पर शख्सियत, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे हम्बल, पोलाइट, बर्दाश्त। आप देखें ना, जहांगीर तरीन साहब ने, मैं अपनी आंखों देखी, मुझे पता है कि जो 12 साल अरबों रुपए खरबों रुपए घर का किचन जो है ना पार्टी चेयरमैन का जो जहांगीर तरीन साहब चलाते थे। बनी गाला के मुलाजमीन की तनख्वाहें जहांगीर तरीन साहब लेते थे। बनी गाला के ऑफिस के एक एक फर्द की, नायब कासिद से लेके, चपरासी से लेके, सैनिटरी वर्कर से लेके, जो एग्जेक्टिव के ओहदों पे फायज लोग थे, उनकी तनख्वाहें दफ्तर से लेके बनी गाला तक जहांगीर तरीन साहब देते थे। किचन तक चलता था, हर खर्चा चलता था। लेकिन क्या सिला दिया? सिला ये मिला कि उनकी बीवी के ऊपर पर्चे, उनकी बच्चियों के ऊपर पर्चे, उनके बेटे के ऊपर पर्चा, उनको जनाब अपनी तरफ से ज़ाहिरन ज़लीलो ख़ार करना। तो कहने का मकसद ये है कि जहांगीर तरीन साहब का ये रवैया नहीं है। उसके ऊपर देखें, जहांगीर तरीन साहब ने कभी एक लफ्ज हार्श नहीं बोला, एक लफ्ज कभी सख्त नहीं बोला। डिनर था जब हमारा, तो वहां पर अलीम खान साहब सदर है, उनके ऊपर भी उससे कहीं ज्यादा ज्यादतियां हुई, उन्होंने कुछ शिकवे रखे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब वहां पे भी पार्लियामेंट के सामने कोई पार्टी चेयरमैन के हवाले से कोई शिकवा नहीं रखा। तो यहाँ पर वो रवैया नहीं है, यहाँ पे बर्दाश्त। सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक मैं ले लेता हूं सर, एक दो सवाल मुझे करने तो ब्रेक के बाद सर आपको मैं ज़ोमत दूंगा, एक आध सवाल और है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दिलचस्प बातें, गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है, तो आगे बढ़ाएंगे इसको। फैयाज साहब ये बताइएगा, आपकी बातों से अभी तक जितना मैंने अखज़ किया ना, आप मुस्लिम लीग नून के कारनामों को पाकिस्तान के लिए अच्छा समझते हैं, नवाज शरीफ साहब के कारनामों को अच्छा समझते हैं, आगे चल के आप इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आगे चल के क्या ये अखज़ किया जा सकता है कि आप दोनों पार्टीज साथ अलायंस करके इलेक्शन लड़ें, आगे बढ़ें? क्योंकि इस वक्त आवाम के अंदर जो सूरत हाल है ना, वो PDM को लेके ज्यादा अच्छी नहीं है। महंगाई अपने उरूज पर है, गुर्बत, बेरोजगारी, हर चीज अपने उरूज पर है, और उसकी जो वजह बताई जाती है वो PDM और जाहिर सी बात उनके अलायंस पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान। क्या कहेंगे सर इस पर? एक इशू के ऊपर लाखों इशूज होते हैं सियासत के अंदर, माजी करीब के भी और जनाब हाल के भी। मैंने एक इशू के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है अपने तजर्बे की बुनियाद पर, जो नॉलेज था, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने अखज़ कर लिया कि PDM ज्वाइन कर लो तो नून लीग ज्वाइन कर लो, ये वाली बात नहीं है। मैंने इस इशू के ऊपर एक जेंटलमैन स्टेटमेंट दी है अपने अल्लाह को। एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग, दैट्स अ रियली गुड थिंग। दूसरी चीज, आपने महंगाई का कहा, मैं आपको बता चुका हूं कि इस महंगाई को लाने के अंदर
प्रॉपर जिम्मेदारी पीटीआई के पार्टी चेयरमैन की है। वो मैंने पूरी डिटेल बता दी कि किस तरीके से सही है, बिल्कुल हो गई, किस तरीके से आईएमएफ के साथ लिंक किया गया, फिर किस तरीके से यहूदी ताकतें हैं कि जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए दोनों तरफ से काम कर रही है। उधर की भी सरपरस्ती कर रही है, इधर की भी जनाब आईएमएफ कह लो या कोई भी कह लो, उनको प्रॉपर तरीके से रियासत पाकिस्तान के साथ जनाब इक्वेशन बनाने से रोक रही है। ये बड़ी लंबी गेम हो रही है इस मुल्क के साथ। इसमें जो अपना किरदार अदा कर रहा है, लोगों को समझ भी आ रहा है, अक्सर लोगों को समझ नहीं आया, लाखों करोड़ों लोगों को, वो भी आस्ता आस्ता सारा समझ आ जाएगा। महंगाई सिर्फ और सिर्फ पीडीएम की हुकूमत की वजह से नहीं है, महंगाई आईएमएफ के उस मुआहदे को तोड़ने की बुनियादी वजह है, जो जनवरी फरवरी के अंदर पार्टी चेयरमैन ने जाना वो इनिशिएटिव लेके जाना बारूदी सुरंग बिछाई थी। उसको बुनियाद बना के आईएमएफ जो है वो अभी तक जितनी महंगाई करवा रहा है, टैक्स लगवा रहा है, अपनी उंगली पे नचा रहा है जना इस मौजूदा हुकूमत को, और ये नाचने पे मजबूर है। उसमें बुनियादी वजह वो भी है। सही है, हो गई सर बात। ये आपने जो गेम की बात की ना, इंटरनेशनल गेम भी हो रहा है, लोकल गेम भी हो रहा है। सर आपको पता है ये गेम आपके खिलाफ भी हो रहा है। हरीम शाह टिकटॉकर आप जानते होंगे, मैं चाहूंगा सर आप उस पर कमेंट करें। नो कमेंट्स नहीं करेंगे, मतलब आप उसको इस काबिल ही नहीं समझते कि कमेंट करें। यार ना अच्छा सर, अपने को भी डिग्रेड कर रहे हैं, अपने चैनल को भी डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा, मैनिफेस्टो वगैरह इस्तेहकाम पाकिस्तान का कब तक फाइनल हो जाएगा? देखिए, मैनिफेस्टो और मंशूर कमेटी ने तकरीबन काम कर लिया है और जल्द ही जनाब ईद के फौरन बाद मैनिफेस्टो का अनाउंसमेंट भी होगी। और अभी तो हम जो है ना सियासत की बांसुरी जरा कच्चे राग के साथ जनाब चला रहे हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह पक्के राग शुरू होंगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में फिर आपको जो है वो एक बहुत बड़ी लॉट जोक दर जोक जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होती हुई नजर आएगी। और मैं पिछले 10 से 15 दिनों में एक महसूस कर रहा हूँ सलेमान भाई कि लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। ये बड़ी पॉजिटिव वाइब है, ठीक है, ये बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है, ये बड़ी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है। मैंने एक चीज नोट की कि जिस दिन जेआईटी में पार्टी चेयरमैन ने ये बयान दिया कि मैं फौज के जो अफसरान हैं आला उनके ऊपर जो मैं इल्जामात लगाता रहा हूँ कि उसकी ऑडियो वीडियो ट्वीट्स के ऊपर कायम हूँ, और जब उनसे पूछा गया कि आप इसके मुतालिक सबूत देंगे तो उन्होंने साफ कैटेगोरिकली कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे तो लोग बताते हैं। ठीक है, वो टर्निंग पॉइंट था जो पाकिस्तान की आवाम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को समझ के कि यार तुमने पूरी कौम के दिमागों में जहर घोल दिया फौज के खिलाफ, इल्जाम लगा के गालियां दे के बुला के, लेकिन जब वक्त आया सबूत देने का तो आप मुकर गए। उस वक्त से पाकिस्तान की आवाम पिछले 12-13 दिन से दुरुस्त हो गया। सर टाइम की किल्लत है, मुझे वाइंड अप करना है सर, वाइंड अप करना है। एक प्रिसाइजली जवाब दीजिएगा सर, प्रिसाइजली इस्तेहकाम पाकिस्तान अगले इलेक्शंस में किसी सूबे में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी? प्रिसाइजली यस और नो। पंजाब के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत होगी अगले इलेक्शन। वफाक के अंदर भी इंशाअल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक अलायंस के तौर पे जो भी पार्टी हुकूमत में होगी, बस ये आप कह रहे हैं। उसपे भी इंशाअल्लाह। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फैयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका ना। बड़ी खबर, क्योंकि कह रहे हैं कि अगले इलेक्शंस जो कि ज्यादा दूर नहीं है, इसी साल हो जाएंगे, उसमें पंजाब में भी और विफाक में किसी ना किसी सूरत में किसी के साथ अलायंस बना के वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। लेकिन जनाब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ना मईशत के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार। लेकिन एक अच्छी खबर उसमें यह आई कि आईएमएफ के साथ जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है ना, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है, पैकेज होता है, इसकी एक म्याद होती है, मुद्दत होती है। ये 30 जून को खत्म हो जाएगी। तो क्या 30 जून से पहले पाकिस्तान को नवी किस्त मिल जाएगी? एक अहम सवाल है। माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, उनको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। फरूख सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका भी सर बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा, खाकान साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सर ये क्या हुआ? अभी मैं तो इसाक डार साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहा था जियो पॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को आईएमएफ खुद चाहता है कि भाई वो डिफॉल्ट कर जाए। फिर यकायक क्या हुआ कि डिफॉल्ट होने से भी बच गए, या मुआहदा भी आगे अगले जा रहा है, 215 रुपए के टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, ये क्या हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, इट्स गुड टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। सो लेट मी से दिस, देखें ये जो परसेप्शन है कि ये सिर्फ एक ग्लोबल जो एटमॉस्फेयर है वो प्ले इन कर रहा है, वो इस तरह से है कि जो अमेरिका
वेस्ट IMF शायद ये सोचता है कि हम उनसे कुछ जो फंड्स लेंगे वो हम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को जो हम तेल खरीदते हैं और चाइना स्पेशली जो हमारा सबसे बड़ा क्रेडिटर है, $30 अरब हम चाइना को ओ करते हैं, उनको वापस करने में कर देते हैं। ये एक सतही लेवल पे बात हो सकती है। असल मसला जो है वो ये है कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पे होना था वो नहीं हो पा रहा था। उससे क्या मतलब है? उससे मतलब ये है कि IMF ये बिलीव करता है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है टैक्स का वो 9200 नहीं है और पाकिस्तान को ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहिए ताकि मालियाती खसारा कम किया जाए। हुकूमत ने एग्जैक्टली यही किया। हुकूमत ने 215 अरब के नए टैक्सेस लगाए। उन टैक्सेस की जो कॉम्पोजिशन है आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी इख्तलाफ करता हूं। वो इसलिए कि ये टैक्सेस उन्हीं सेक्टर्स पे लगाए गए जो कि ऑलरेडी अंडर द टैक्स नेट हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर, FED लगा दी, GST लगा दिया, सो ये और ट्रांजैक्शनल टैक्सेस लगाए गए। हमने जो रियल इकोनॉमी जो कि आउट ऑफ द टैक्स नेट है, रिटेल, होलसेल, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी, इसकी तरफ हम नहीं जा सके। बट आपने ये किया। इसी तरह एक्सपेंडिचर में एक ज़मीनी सी कमी की गई। एक ज़मीनी सी कमी से मतलब है 85 अरब रुपया। सो ये किया। अब IMF मूव कर रहा है, होपफुली उनको ये एग्री होगा। एक बहुत बड़ी चीज जो वापस ली गई है, आई थिंक दैट प्लेड अ की रोल और लोग उसको शायद भूल जाते हैं, वो है कि हमने एक एमनेस्टी अनाउंस कर दी थी और हमने लिखा हुआ है कि जब भी हम IMF के साथ आगे मूव करेंगे इसी प्रोग्राम के अंदर तो कोई एमनेस्टी नहीं देंगे। आप याद कीजिए सलमान, हमने ये कहा कि हम $1 लाख तक अगर कोई भी इंसान आपको टेलीग्राफिक ट्रांसफर करता है तो हम उससे सवाल नहीं करेंगे। इससे मतलब ये है कि आपके पास बहुत से लोग ऐसे दिखाई देंगे जो पाकिस्तान से ही पैसे बाहर भेजकर वापस इसको मंगवा लेंगे और बगैर कोई टैक्स दिए वो पैसे वाइट हो जाएंगे। ठीक है सर, मैं अगर आप इजाजत है फारूक सलीम साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं। सर मौजूद हैं, यही सवालात मैं उन्हीं के पास भी रखूंगा कि सर ये बताइए, अगर डार साहब तो तासुर दे रहे थे कि इस IMF ही पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहता है, पाकिस्तान के खिलाफ आलमी लॉबी काम कर रही है, तमाम चीजें, अब फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से भी बच गया, फिर वो कह रहे हैं जनाब स्टाफ लेवल मुआहदे में भी पेशरफ्त हुई है, फिर ये भी कहा जा रहा है 30 जून से पहले हमें किस्त मिल जाएगी, नवा जायजा इजलास मिल जाएगा। आप क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, 2-3 चीजें इकट्ठी पूछ ली हैं आपने। पहली बात तो ये है कि 2-3 काम जो भी हमारी सियासी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि इस वक्त जो मईशत का हाल है उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो पहली वाली गवर्नमेंट के ऊपर। ये एक मुसलसल हम सुनते हैं, जो भी हुकूमत आती है वो तो सियासी बात है सर। दूसरा, जब उनसे माशी मामला संभलते नहीं है तो फिर बैरूनी साजिश की बात शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में कि अगर कोई सीरियस है पाकिस्तान के माशी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो उसको एक तो ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कि पहली वाली हुकूमत हमें ये दे गई है, अब हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा ये कि कोई हमारे खिलाफ आलमी साजिश हो रही जी। देखिए, जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तानी मईशत के साथ हमने हुआ है ये हमने खुद से किया है। इस वक्त जो हमारे पास जो बजट का खसारा है वो हम खुद करते हैं, जो हमारा तिजारत का खसारा है वो हम खुद करते हैं। अच्छा। और इन दोनों खसारों के नतीजे में जो 60,000 अरब से ज्यादा का कर्जा मुल्क के ऊपर चढ़ गया है ये हमने खुद किया है। ठीक है ना, तो ये कोई आलमी साजिश है। और ये इल्जाम डाल देना कि सब कुछ पहली हुकूमत कर गई है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी से इनहराफ कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ठीक है। दूसरा, आपने IMF के मुतालिक पूछा। देखिए, हकीकत ये है कि IMF जो है वो पिछले कोई 30-35 सालों से उसका एक ही किस्म का पैकेज है। वो पाकिस्तान को कोई पैकेज देती है, वो दुनिया में बाकी जो 180 ममालिक उसके मेंबर हैं उनको जब जरूरत पड़ती है उनका भी लगभग वही होता है। उनका पैकेज ये होता है कि भाई आप बजट का खसारा ना करें। उनका पैकेज ये होता है कि आप अपनी करेंसी को मसनूई तरीके से मजबूत रखने की कोशिश ना करें। उनका पैकेज ये होता है कि आप बिजली के शोबे में खसारा ना करें। यही पैकेज। अच्छा सर, मैं आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन खाकान साहब ने ना बड़ी एक बात की कि ये एमनेस्टी का उन्होंने जिक्र किया, और जब ये कहा गया था बजट के अंदर कि आपको $1 लाख आप पाकिस्तान लाएंगे, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, क्या वो दुरुस्त फैसला था या अब IMF के कहने पर जब इसको वापस लिया गया ये दुरुस्त फैसला है? सर, इसका जिक्र आपने खुद किया था, फिर इंपोर्ट्स पर आपने पाबंदी आयद कर दी थी, वो भी आपने हटा दी है। टैक्स नेट बढ़ाने की बात हमेशा से की जाती है लेकिन कोई बढ़ाता नहीं है। इन तमाम चीजों के आपको लगता है कि दूरस्थ नताइज आप हो सकता है अभी
जल्दी फायदा हासिल कर लें, लेकिन दूरस्थ नताइज हासिल होंगे इसके। सो आप बिल्कुल एक तो बात दुरुस्त कह रहे हैं। एक तो ये कि वे जो हमने कदगन लगाई हुई थी अपनी इंपोर्ट्स पे, ये शॉर्ट रन में तो सलमान साहब इज फेयर टू डू, बट आप इसको लॉन्ग रन में, और लॉन्ग रन से मतलब है कि अब 12 महीने से ऊपर हो गया हम उसी कदगन में चल रहे हैं। कदगन लगाए हुए अप्रैल 2022 से हमने कदगन लगाना शुरू की थी। इकोनॉमी जो है वो सुकड़ रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही थी, कॉटन नहीं आ रही थी, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। सो हियर यू हैव टू एग्री विद द IMF, और मैंने बारहा ये कहा था कि आप इस वक्त डॉलर इनफ्लोज लीजिए, IMF से लें, दोस्त ममालिक से लें, मल्टीलैटरल से लें, और इकोनॉमी को ओपन करें। हमने इस चीज को समझने में 3 नवंबर से आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 25 जून कर दिया। आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी। जो आपने सेकंड बात कही है उसमें बिल्कुल वजन है। देखिए हमने अभी जो किया है, हमने फर्टिलाइजर पे अपनी ड्यूटीज को चेंज किया, हमने 2.5% शायद टैक्स ऑन पीपल लगाया जो हमारी इनकम्स हैं, इसी तरह कुछ एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटीज, कुछ FED ऑन शुगरी ड्रिंक्स, कुछ ट्रांजैक्शंस ऑन रियल एस्टेट। ये वही मेजर्स हैं जो हम साल से पॉलिसी मेजर्स ले रहे हैं। दीज आजकल के दौर में दीज आर नॉट इनफ। दीज आर नॉट इनफ बिकॉज आप कॉर्पोरेट सेक्टर को सुपर टैक्स लगाकर, आप इन्हीं सेक्टर्स पर और टैक्स लगाकर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाकर, क्या IMF हमें ये कह रहा है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाएं मुल्क में? मेरा ख्याल है कि अगर कह भी रहा है तो हमें कहना चाहिए कि नहीं, हम जानते हैं कि 22 लाख रिटेलर है इस मुल्क में और हम उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं, ये वक्त लेगा पर हम ये काम करना चाहते हैं। इस बात से कोई इनहराफ नहीं है। पर सलमान साहब दूसरी तरफ यह है कि इस वक्त तो वो वाली सिचुएशन है कि $4 अरब के रिजर्व पे खड़े हुए हैं। विदाउट द IMF मूविंग फॉरवर्ड इलेक्टोरल साइकिल कंप्लीट नहीं होना था। मैं दुआ गो हूं कि किसी तरह भी ये हो जाए, बट ये सब चीजों को जाकर ठीक करना पड़ेगा। आपको बजट पे वो रिस्पांस देना पड़ेगा जो ये मुल्क की इकोनॉमी आज डिजर्व करती है। अगर रिजर्व की बात की ना, मैं यहीं से एक सवाल आपसे करना चाहता हूं सर। बहुत नीचे गिर गए थे, $2.8 अरब पर हमारे रिजर्व्स आ गए थे, और उसके बाद फिर हमें अपने बोर्ड्स बंद करनी पड़ी। हमें किसी ने पैसा तो नहीं दिया ना, फिर भी हमने रिजर्व को 4 अरब डॉलर्स पर आके हमने लॉक कर दिया किसी तरीके से। लेकिन सर अभी इंपोर्ट्स खोल देंगे, 1.2 अरब चले मिल जाते हैं, 9वां जायजा इजलास मिल जाता है, और मैं दिल बड़ा करके बोलूं तो हो सकता है 10वां इजलास भी मिल जाए हमें। तो सर पॉइंट ये है कि इंपोर्ट खोलने से आपके रिजर्व्स कम नहीं होंगे। ये आपने अच्छी बात सामने रखी है। अब आपने क्लियरली हम नंबर्स के साथ देखेंगे। एक तो ये है कि आपको जब आपने अपनी रुपए की कदर, ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क रखा, तो रेमिटेंसेस रूट होना शुरू हुई बाहर से, तो $3.7 अरब का जो ड्रॉप है वो आपने रिजर्व किया, क्योंकि $3.7 अरब रेमिटेंसेस पिछले साल से कम हुई। सलमान, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, अगर हमने ये भी चीज IMF के कहने पे अभी ठीक की है, अगर ये हमने पहले ही ठीक कर दी होती तो मेरा ख्याल है $2-3 अरब शायद आपको रेमिटेंसेस से आ गए हो। ठीक है। इसी तरह आप चलिए अपनी एक्सपोर्ट्स पे, लेट्स से कि IMF का नवा जायजा नवंबर में हो गया होता, $1 अरब IMF के, $3 अरब फ्रेंडली कंट्रीज के, $4 अरब आ गए होते। इसको ऐड कीजिए जो आपने $9 अरब के प्रोजेक्ट्स तय किए थे जब आप जेनीवा गए थे, $1-2 अरब लिए होते, आपके रिजर्व्स आज $8-10 अरब पे खड़े होते। अब लेट्स होप यहां से ये बिल्डअप शुरू होगा और आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, जो जरूरी अशिया इंपोर्ट्स करने की हैं फॉर आर एक्सपोर्ट्स वो हम कर पाएंगे, चाहे वो कॉटन हो, मशीनरी हो, पार्ट्स हो, ताकि हम उनको भी बढ़ा सकें। $1-8 अरब वहां से जो लूज किया हुआ है उसको भी रीगेन कर सकें। ठीक है सर, दिस इज हाउ द इकोनॉमी का जो पहिया। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। टन्ना मजीद आपसे बात करते डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में मुहाजिरीन के
जहाज तो हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।